हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। बैठो, सेटल डाउन हो फटाफट। हाँ जी, मैंने आपको होमवर्क दिया था। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लो तो। बेटा बुक खोलना। हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कशन कर लिया था। 19 मैंने होमवर्क दिया था, क्या हुआ इसमें? अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लो तो इसको। कैश इनफ्लो से ही निकाला है बेटा। अच्छा, डिस्काउंटेड पेबैक निकाल लिया इससे। नहीं, इसने डिस्काउंटेड नहीं कर रखा। सिंपल से, सिंपल से करना है, सिंपल से ही करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 21, 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। जब हमारे पास इनफ्लो ना हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें इनफ्लो गिवन होता था, इनफ्लो के बेसिस पे हम डिसीजन लेते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इनफ्लो ना हो, केवल और केवल कॉस्ट हो, तो भी हम डिसीजन ले सकते हैं। वो ऑप्शन जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 22 में इनफ्लो गिवन नहीं है, केवल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। प्लीज ध्यान दीजिए। ABC Limited is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between two identical machines in terms of capacity X and Y. Despite being designed differently, both machines do the same job. Further details regarding both the machine are given below. आपको इस मशीन की, दोनों मशीन की X और Y की परचेज कॉस्ट गिवन है, लाइव गिवन है और रनिंग कॉस्ट पर ईयर गिवन है। इनफ्लो गिवन नहीं है, केवल कॉस्ट और कॉस्ट गिवन है, परचेज कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9% पे लेना है और 9% पे आपको पीवीएफ दिया हुआ है बेटा। 9% पे पीवीएफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया जब इनफ्लो नहीं होता तो कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। जिस ऑप्शन की कॉस्ट सबसे कम होगी उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखिए। मशीन X एंड Y दो मशीन है।
दोनों मशीन की परचेज कॉस्ट गिवन है बेटा। परचेज कॉस्ट मशीन एक्स की कितनी है? 15 लाख। और मशीन वाई की कितनी है? 10 लाख। दोनों की परचेज कॉस्ट है। अच्छा, एक्स की लाइफ है 3 साल और वाई की लाइफ है 2 साल। ये परचेज कॉस्ट है। अब एक रनिंग कॉस्ट और है, वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन बेटा रनिंग कॉस्ट आपको वन टाइम नहीं है, ये ईच ईयर गिवन है। रनिंग कॉस्ट आपको हर साल की गिवन है, हर साल कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इसे हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा। एक्स की रनिंग कॉस्ट कितनी है? 4 लाख हर साल, ईच ईयर। इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए चूंकि सेम है तो एवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अमाउंट सेम होता है तो हम क्या ले लेते हैं? एवीएफ। तो 9% से 3 साल का एवीएफ निकालो बेटा। बेटा आपको क्या करना है? इन तीनों का टोटल कर देना है। तो वो 3 साल एवीएफ इज व्हाट? टोटल ऑफ पीवीएफ ऑफ ईच ईयर। तो इन तीनों को टोटल करो, कितना हुआ ये? 2.531। ये एवीएफ आ गया। मल्टीप्लाई करो इससे 2.531 400। वाई की रनिंग कॉस्ट कितनी है बेटा? वाई की रनिंग कॉस्ट है 6 लाख। इसे 2 साल के एवीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 साल का एवीएफ क्या होगा बेटा? तो 2 साल का पीवीएफ का टोटल कर दो 759। तो 1.759 कितना हुआ बेटा? 10 लाख। तो बेटा दोनों की कॉस्ट हमारे पास आ गई, टोटल कॉस्ट। दोनों की टोटल कॉस्ट आ गई किस वैल्यू पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। तो x की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 25,12,400। और y की टोटल कॉस्ट हो गई 20,55,400। बताइए किस मशीन की कॉस्ट कम आ रही है? यस। अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों की लाइफ अलग है। एक की लाइफ 3 साल है और एक की लाइफ 2 साल है। तो जब लाइफ अलग होती है तो हम क्या निकालते हैं? एनुअल अमाउंट, ईए एनपीवी। क्या निकालते हैं? ईए एनपीवी। ईए एनपीवी क्या करता है? अमाउंट को एनुअल अमाउंट पे कन्वर्ट कर देता है। यानी हम टोटल कॉस्ट से क्या निकाल लेंगे? एनुअल कॉस्ट। और क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देना है? नंबर ऑफ ईयर से नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स के एबीएफ से। नंबर ऑफ ईयर से क्यों डिवाइड नहीं करते? बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल अमाउंट, इट इज प्रेजेंट वैल्यू। इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स के एबीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको एक्स को 25,12,400 को डिवाइड करेंगे 3 साल के एबीएफ से। और 3 साल का एबीएफ है 2.531। कितना है बेटा? 5। और यहां पर 20,55,400 डिवाइड बाई एबीएफ 2 साल का 1.759 500। अब बताओ एनुअल कॉस्ट किसकी ज्यादा है? तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे? एनुअल कॉस्ट of machine X is least, so machine X shall be selected. कॉस्ट X की कम है इसलिए X को सेलेक्ट किया जाएगा। कॉपी कर लीजिए और कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये ध्यान रखा करो हमेशा, कॉस्ट अलग है तो ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा, पीआई निकलेगा। लाइफ अलग है तो ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा, ईए एनपीवी निकलेगा।
लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेम है सब कुछ, बस लाइफ अलग है। एनुअल कॉस्ट पे आ गया ना, एनुअल कॉस्ट आ गई। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे ही तो डिसीजन ऐसे ही तो होता है। अब आपको एसी खरीदना है, एक मित्सुबिशी का एसी आता है, एक एलजी का आता है, एक सैमसंग का आता है, एक लोएड का आता है, 10 कंपनियां होती है। अब आप एनालिसिस कर लो किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसकी कॉस्ट कैसी है, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लो। तो ऐसे ही होता है हर जगह, सबकी परफॉर्मेंस अलग होती है, सबकी कॉस्ट अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है। तो परफॉर्मेंस से प्रॉफिट निकल जाता है ना। हाँ तो वो बोल देगा ना कितने प्रोडक्ट भी, बेनिफिट क्या दे रहा है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, तो उससे कैलकुलेट हो जाएगा ना। यहां इसने क्या कहा, परफॉर्मेंस सेम है, लाइफ अलग है, कॉस्ट अलग है, बस। अब बताओ। ऑफ कोर्स, कॉपी कर लिया सबने? वो भी कर सकते थे बेटा। 23 होमवर्क दिया था मैंने, करा आप लोगों ने? कर लेना, बहुत इजी है। 24 भी बहुत इजी है। 25 में करवा चुका हूं बड़ा वाला क्वेश्चन, 25 में करवा चुका हूं बेटा। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, रिप्लेसमेंट डिसीजन का। रिप्लेसमेंट डिसीजन का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। रिप्लेसमेंट डिसीजन हेडिंग डाल दीजिए बेटा। रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या है? व्हेन वी हैव टू डिसाइड to replace old asset with new or not, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट डिसीजन। जब बेटा हमें ये डिसाइड करना हो कि हमें पुरानी असेट को नई से रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट डिसीजन। इन सच टाइप ऑफ डिसीजन वी यूज इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी आउटफ्लो एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट यानी इनफ्लो। जब भी हम रिप्लेसमेंट डिसीजन का डिसीजन लेंगे तो बेटा ध्यान दीजिएगा, रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को कंसीडर करना होगा। ऐसा क्यों? मान लेते हैं एक पुरानी मशीन है जो प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट, और अगर हम नई मशीन खरीदें तो इससे प्रोडक्शन होगा 14,000 यूनिट। तो बेटा डिसीजन में जब हम डिसीजन लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि क्या बदल रहा है, नई मशीन आने से क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है।
और उसी को ध्यान में रख के डिसीजन लेंगे। बेटा ये बताओ, जो 10,000 यूनिट हम ऑलरेडी बना रहे हैं, क्या इसका डिसीजन लेना है क्या हमें? ये तो बना रहे हैं ना, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन नई मशीन आने से हमारी यूनिट कितनी हो जाएगी? 14,000 हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम कितना करने वाले हैं नई मशीन से? 4,000 यूनिट का हम करने वाले हैं। तो डिसीजन लेने में हम केवल इसको ही यूज करेंगे कि क्या हुआ एक्स्ट्रा, नई मशीन आने से एक्स्ट्रा क्या हुआ। तो एक्स्ट्रा ये हुआ कि 4,000 यूनिट बढ़ गई प्रोडक्शन की, तो हम इसी को यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सेम वही कंसेप्ट है जो हमने मैनेजमेंट और रिसीवेबल में पढ़ा था, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। प्रपोजल एक्सेप्ट करने से क्या बदला, वो सेम वही चीज। यहां नई मशीन आने से क्या बदला, कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी, कितना इनफ्लो यानी प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, वो चीज हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? और अगर हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट। इफ incremental cash inflow is more than incremental cash outflow, then project accepted, otherwise rejected. डन बेटा? अब कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहां पे, मैं आपको बता देता हूं क्या डिफरेंट कैलकुलेशन होगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पहले आउटफ्लो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। लेकिन बेटा रिप्लेसमेंट का केस है, जब हम नई असेट लेके आएंगे तो पुरानी का क्या करेंगे? तो बेचने से पैसा आएगा ना, तो लेस सेल ऑफ ओल्ड असेट। मान लेते नई मशीन 10 लाख की है और पुरानी को बेचने से 2 लाख आते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जेब से क्या जाएगा? 8 लाख। आउटफ्लो कितना होगा? 8 लाख। नेट इंक्रीमेंटल लेना है, 10 जाएंगे और 2 आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली 8 हमारा आउटफ्लो हुआ। ऐड कर देंगे इसमें क्या? एडिशनल वर्किंग कैपिटल। हो सकता है नई असेट लाने से एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगानी पड़े। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एडिशनल कॉस्ट भी लगानी पड़े, लेकिन बेटा एडिशनल कॉस्ट को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बेटा एक छोटा सा एडजस्टमेंट और होगा यहां पे, इसमें ऐड हो जाएगा टैक्स लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट।
और लेस हो जाएगा टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट। ये हमारा, ये एक एक्स्ट्रा इसमें एडजस्टमेंट होगा, ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होगा इसमें। बेटा होगा क्या, जब हम नई एसेट लाएंगे तो पुरानी को बेचेंगे। हो सकता है पुरानी को बेचने पे प्रॉफिट हो जाए या हो सकता है लॉस हो जाए। प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और लॉस होगा तो टैक्स की बचत होगी। कैसे होती है टैक्स की बचत? लॉस के केस में टैक्स की बचत कैसे होती है? इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स लॉस हुआ है ऐड हो जाएगा कॉस्ट में, और टैक्स की सेविंग हुई है तो ये लेस हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है रिप्लेसमेंट में, बाकी तो सब सेम है, केवल ये एक्स्ट्रा फीचर है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट, उस पर टैक्स का एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कॉपी कर लिया सबने? Now calculation of present value of cash inflow. Present value of cash inflow. बेटा आपको देखना पड़ेगा नई एसेट लाने से सेल्स में कितना चेंज हुआ, सेल्स कितनी बदल गई। कॉस्ट कितनी बढ़ गई। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, नई एसेट आने से कॉस्ट कम भी हो सकती है, नई एसेट आने से कॉस्ट कम भी हो सकती है, तो वो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाकी तो सब सेम होगा, टैक्स लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें वापस ऐड कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश इनफ्लो। इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, या तो पीवीएफ का यूज करेंगे या एवीएफ का, डिपेंड करता है अलग अलग है कि सेम है। और लास्ट में दो चीज ऐड कर देंगे, क्या, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल, लेकिन दोनों ही एडिशनल, एडिशनल वाली, एक्स्ट्रा। इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू पे। डिफरेंस एनपीवी हो जाएगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो।
कॉपी कर लिया, कैलकुलेशन सेम है, बस आपको यहां पे क्या करना है, रिप्लेसमेंट में चेंजिंग इंपैक्ट लेना है। क्या बदला रिप्लेसमेंट से? रिप्लेसमेंट का था लेकिन उसमें उस इनफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, कितना बड़ा कम हुआ, चेंजिंग इंपैक्ट नहीं था कल। अपने आउटफ्लो में तो डिफरेंस लिया था, इनफ्लो में ऐसा था नहीं। दो बार क्यों होगा ट्रीटमेंट? वो वहां कैपिटल कॉस्ट आती है आउटफ्लो में बेटा, और यहाँ रेवेन्यू कॉस्ट आती है। ये सब लिखवाया हुआ है, आउटफ्लो में केवल कैपिटल कॉस्ट आती है, यहाँ रेवेन्यू कॉस्ट है। डन बेटा। अच्छा एक चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट यहां लिख लीजिए सब लोग क्वेश्चन लेने से पहले। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इसको इस तरह से लिखिए, एब्जॉर्प्शन की जगह एलोकेशन। ओवरहेड अलोकेटेड to the project is irrelevant for decision making so not considered एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में ओवरहेड अलोकेटेड जैसी कोई चीज गिवन हो, ओवरहेड अलोकेटेड, तो ये डिसीजन के लिए इररिलेवेंट होती है, इसलिए इसको हम डिसीजन में कंसिडर नहीं करते। अब वापस पहले ये बात करते हैं, ओवरहेड अलोकेशन होता क्या है? आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, ओवरहेड पढ़ लिया सबने? हम क्या करते हैं, एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर बोल दीजिए, ब्रांच बोल दीजिए, डिपार्टमेंट बोल दीजिए। कॉस्ट सेंटर पता है ना? डिपार्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उनका क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर में डिवाइड कर देते हैं ऑन सम बेसिस। बेसिस क्या हो सकता है, जैसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बेसिस होता है। रेंट एरिया के बेसिस पे बांटते हैं, लाइटिंग लाइटिंग पॉइंट्स या एरिया के बेसिस पे बांट सकते हो, है ना। ब्रेकफास्ट टी एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट, ऐसे करते हैं ना अपन। मान लेते हैं कोई कॉमन एक्सपेंसेस है 3 लाख, तो हम तीनों में बांट देंगे, ऐसा ही करेंगे। मान लेते हैं इसमें से एक कॉस्ट सेंटर बंद हो जाता है, तो क्या कॉमन एक्सपेंसेस कम हो जाएगा? कॉमन एक्सपेंसेस कम हो जाएगा? अरे बोलो। नहीं होगा, कॉमन एक्सपेंसेस उतना ही लगेगा, अब वो 2 में बढ़ जाएगा। इसका मतलब उस कॉमन एक्सपेंसेस का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर से लेना देना ही नहीं है, तो हम बांट देते हैं ऑन सर्टेन बेसिस, पर उसका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर चालू करना चाहिए या बंद करना चाहिए, इसके लिए उस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का कोई मतलब नहीं है, यानी उसको डिसीजन में कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, वो इररिलेवेंट होता है। ये चीज क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं एमसीसी की बिल्डिंग है, किराया है 5 लाख रुपए और यहां एक ही सेगमेंट चलता है सीए। अगर एमसीसी सीएस भी चालू कर दे तो रेंट तो उतना ही रहेगा ना। तो जब सीएस चालू करना है कि नहीं करना है ये डिसीजन लेना है, तो क्या रेंट को कंसीडर करेंगे? रेंट इज इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर सीएस सेगमेंट। आई बात समझ में? हालांकि हम
CS चालू होने के बाद उसको अलोकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे उस कॉस्ट को, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है ना उस चीज का, तो वो इररेलेवेंट है। तो वही चीज यहां पर है, अगर कोई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हो क्वेश्चन में या एलोकेटेड ओवरहेड हो तो वो डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 को मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 7.20। आर्यन, अगर एडिशनल ओवरहेड हो तो वो तो लेने हैं, ऐसे ओवरहेड जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हो वो तो लेंगे ही लेंगे। हम बात कर रहे हैं केवल अलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की। जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ओवरहेड है वो तो लेना ही है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन को समराइज कर लीजिएगा हाथों हाथ। MNP लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मशीन बाय न्यू मशीन, जिसकी कॉस्ट क्या होगी 60 लाख। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 60 लाख। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 60 लाख। पुरानी को रिप्लेस करना है नहीं से, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हो गई 60 लाख, लिख लिया। क्या होगा इससे, करंट प्रोडक्शन इज 80,000 यूनिट, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 1 लाख यूनिट। करंट प्रोडक्शन लिखेंगे, करंट प्रोडक्शन कितना है 80,000 यूनिट, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना होगा 1 लाख यूनिट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगा 1 लाख यूनिट। बेटा डिसीजन मेकिंग में कितनी यूनिट काम आएगी 20,000। कितना चेंज हुआ 20,000। सेलिंग प्राइस 200 जो अनचेंज रहेगी, लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200। अब बेटा आपको पुरानी मशीन की और नई मशीन की कॉस्ट दी हुई है अलग अलग। बेटा ध्यान देना, मेटेरियल रिलेवेंट कॉस्ट है, वेजेस सैलरी रिलेवेंट कॉस्ट है, सुपरविजन रिलेवेंट कॉस्ट है, रिपेयर मेंटेनेंस रिलेवेंट है, पावर रिलेवेंट है, डेप्रिसिएशन रिलेवेंट है। लेकिन एक कॉस्ट दी हुई है, मैंने अभी नोट डलवाया था, अलोकेटेड ओवरहेड, काट दो इसको, ये रिलेवेंट नहीं, इसको यूज नहीं करना है डिसीजन में, ये रेलिवेंट नहीं है, इसलिए वो नोट डलवाया था मैंने, ये रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है मैं इसका कारण बता चुका हूं। अच्छा बेटा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे, बाकी कॉस्ट ले लो। ये देखो बाकी कॉस्ट कितनी आ रही है एग्जिस्टिंग मशीन पर यूनिट में और नई मशीन पर यूनिट में। डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया मैंने, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अलग करेंगे। एलोकेटेड मतलब ही नहीं है, इंक्रीज हो या ना हो एलोकेटेड है, वो दूसरे हेड से आए, दूसरे उससे आए कॉमन एक्सपेंसेस, वो इस प्रोजेक्ट के नहीं, इसलिए एलोकेटेड को यूज नहीं करना। तो पर यूनिट कॉस्ट एग्जिस्टिंग मशीन में कितनी आ रही है और नई में, हाँ तो लिख लो कॉस्ट पर यूनिट ओल्ड मशीन में 173 और नई मशीन में 148। पुरानी मशीन में 173 पर यूनिट है और नई मशीन में 148 पर यूनिट है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम सेपरेट करेंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन है
एग्जिस्टिंग मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख है, लेकिन टैक्स पर्पज से इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी फुल्ली। देखिए ध्यान से पढ़िए, existing machine has an accounting book value of 1 lakh and it has been fully depreciated for tax purpose. आप क्या लिखेंगे समरी में? ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू तो क्या है? 1 लाख बुक वैल्यू है। टैक्स पर्पज से वैल्यू क्या है? 0। टैक्स पर्पज से उसकी वैल्यू क्या है? 0। यानी अकाउंटिंग के हिसाब से 1 लाख वैल्यू है, टैक्स के हिसाब से 0 वैल्यू है। और अपने को चलना किसके हिसाब से? टैक्स के हिसाब से। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years। लाइफ लिख लो, 5 साल है। Supplier of the new machine has offered to accept the old machine for 2,50,000। जो नई मशीन जिससे हम खरीद रहे हैं ना सप्लायर, वो पुरानी मशीन लेने को तैयार है, नहीं एक्सचेंज। और कितने रुपए में लेने को तैयार है? तो आप क्या लिखेंगे? सेल ऑफ ओल्ड मशीन। मशीन सेल की जा रही कितने रुपए में? 2.5 लाख। समरी में लिख दो, सेल ऑफ ओल्ड मशीन 2.5 लाख। अच्छा, वो 2.5 लाख में ले रहा है, जबकि मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 1.5 लाख। वो 2.5 लाख में ले रहा है, जबकि मार्केट वैल्यू क्या है? 1.5 लाख। तो अपन किसको कंसिडर करेंगे? 2.5 लाख को कि 1.5 लाख को? 2.5 लाख को। अपने को इससे कोई मतलब नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। वो लिया कितने में? 2.5 लाख। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वो देखेंगे। इसके बाद देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 years। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन आफ्टर 5 years 35,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन आफ्टर 5 years 35,000। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन इज 2,50,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन इज 2,50,000। डिफरेंस टैक्स रेट 40%। टैक्स रेट 40%। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस काम आएगा? पीवी निकालने के काम आएगा। और दिया हुआ भी आपको 15% पे। नहीं, अगर हम मशीन ना बेचे 5 साल बाद, अपने को क्या करना है? रिप्लेसमेंट डिसीजन लेना है ना। अगर नहीं बेचेंगे तो 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? 35,000। चलिए, एक समरी हो गई क्वेश्चन की। अब आते हैं, देखो करते हैं इसको सॉल्यूशन। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या है बताओ फटाफट? 60 लाख। लेकिन जब मैं नई मशीन लाऊंगा तो पुरानी का क्या करूंगा? बेच दूंगा। लेस सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कितने में बेचूंगा? 2.5 लाख। तो अल्टीमेटली मेरी जेब से क्या जाएगा? कोई डाउट इसमें? क्या क्वेश्चन में एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी हुई है?
नहीं है। क्या क्वेश्चन में एडिशनल कॉस्ट दी हुई है? नहीं है, दोनों ही नहीं है। ये तो इनफ्लो में, स्क्रैप का क्या ट्रीटमेंट होता है? इनफ्लो। स्क्रैप का कहां ट्रीटमेंट होता है? इनफ्लो में, सेविंग। देखो, आज सुन लो, आज मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं नई खरीदूं या पुरानी से काम चलाऊं। पुरानी से काम चलाता हूं तो 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 35 होगी, और नई खरीदता हूं तो 5 साल बाद उसके लिए 2.5 लाख। ये है। अभी क्लियर हो गया है सबको? अब इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट होगा, टैक्स सेविंग या लॉस का। ये बताओ, पुरानी मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐड टैक्स लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। बेटा, पुरानी मशीन हमने बेची कितने में, और टैक्स पर्पज से उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। टैक्स पर्पज से उसकी वैल्यू 0 है, दिखा हुआ है। टैक्स पर्पज से वैल्यू क्या है? 0, फुल्ली डेप्रिशिएटेड। यानी टैक्स पर्पज से उस पर डेप्रिशिएशन लग चुका है, 0 वैल्यू है। इसका मतलब टैक्स पर्पज से कितने का प्रॉफिट हुआ है, और टैक्स रेट क्या है? 1 लाख टैक्स का लॉस होएगा। तो अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बेटा, इसमें कोई डाउट? टैक्स का एडजस्टमेंट समझ में आ गया? पुरानी मशीन 2.5 लाख में बेची, उसकी टैक्स पर्पज से वैल्यू 0 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टैक्स पर्पज से 0 वैल्यू। तो अपन टैक्स निकाल रहे हैं तो वही देखेंगे। तो कितने का फायदा हो गया टैक्स पर्पज से? 2.5 लाख का फायदा। 2.5 लाख पे 40% टैक्स रेट दी हुई है, वो लग जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। बेटा, नई मशीन लाने से सेल कितनी बढ़ जाएगी? 20,000 यूनिट, और पर यूनिट क्या होगी? 40 लाख सेल बढ़ जाएगी। नई मशीन लाने से सेल कितनी बढ़ जाएगी? 40 लाख। बेटा, नई मशीन लाने से कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? बेटा, पर यूनिट कम हो रही है, लेकिन टोटल में तो बढ़ेगी ना। बेटा, पुरानी मशीन से कॉस्ट क्या आ रही थी? 173 पर यूनिट, और नई से कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 148। ये पर यूनिट है बेटा, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड मशीन से कितनी कॉस्ट आ रही थी। बेटा, हम 80,000 यूनिट बना रहे थे और कॉस्ट आ रही थी 173। 1,38,00,000। नई मशीन से हम 1 लाख बनाएंगे और कॉस्ट आएगी 148। तो कितना फर्क पड़ा? 9,60,000 बढ़ गई कॉस्ट। पर यूनिट तो कम हो रही है, लेकिन बेटा टोटलिटी में तो बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है तो टोटलिटी में तो बढ़ेगी। लेस इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। बेटा, पुरानी मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 0।
क्योंकि टैक्स पर्पज से फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी है मशीन, तो पुरानी मशीन पे कितना डेप्रिशिएशन लगेगा? जीरो। टैक्स पर्पज से फुल्ली डेप्रिशिएट। लेकिन नई मशीन पे कितना लगेगा? कॉस्ट 60 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2.5 लाख और लाइफ 5 साल। 11 लाख 50,000। तो कितना डेप्रिशिएशन बढ़ गया? 1150,000। लेस करिए बेटा, पीवीटी आ गया ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 18,90,000। लेस करिए इसमें से टैक्स, टैक्स का रेट क्या है? 40%, इसका 40%, 756,000। तो पीएटी 11, और वापस ऐड कर दीजिए इसमें क्या? डेप्रिशिएशन। तो ये हमारे पास आ गया एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो आ गया ये। जब एनुअल इनफ्लो सेम होता है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एबीएफ। तो 15% से एबीएफ निकालिए 5 साल का। और बेटा 4 डिजिट ले लेना, क्योंकि इसमें 4 डिजिट दी हुई है, 4 डिजिट ले लेना। इसी में से प्लस कर लो, इसी का प्लस कर लो। 3.3522, 3.3522, 3.3522 मल्टीप्लाई करो दोनों को बेटा, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनुअल कैश इनफ्लो इनटू एबीएफ। बोलो बोलो। बेटा लास्ट में इसमें क्या ऐड कर देंगे? एडिशनल स्क्रैप वैल्यू। नई से कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी? 2.5 लाख। और पुरानी से कितनी मिलती? 35। तो एडिशनल कितनी मिलेगी? 2। हर चीज एडिशनल। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कौन से ईयर के पीवीएफ से? लास्ट ईयर, 5वें साल का, 0.4972। बेटा क्यों? क्योंकि ये 5वें साल मिलेगा। बताइए जी कितना हुआ? वन लैख, ये आ गया ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये एनपीवी निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना था? 58,50,000। ये आपका एनपीवी आ गया। तो रिप्लेसमेंट करना चाहिए कि नहीं? रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन 35,000। पुरानी की स्क्रैप वैल्यू, अपन सब चीज एडिशनल ले रहे हैं ना। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन विद न्यू is beneficial, so replacement shall be done। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट
सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है इसकी। बेटा इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, आ जाइए अभी पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आके पूछ लीजिए, अदरवाइज घर जाके देख लेना एक बार।